आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो प्राचीन शिक्षा पद्धति है। हम जहां भी अर्थात बीए, एमए, बीएड, वीएलएड, बीटीसी, एमएड इत्यादि कोर्सों में जहां जहां एजुकेशन को पढ़ते हैं उन सभी कोर्सों के लिए आज की शैक्षिक वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो आप बिना देर किए हुए तैयार हो जाइए और मेरे साथ सभी प्रश्नों को पढ़िए और समझिए। दोस्तों, एक बात हम और बता दें, जैसे बीए में जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, यदि वो अवध विश्वविद्यालय और नई एक विश्वविद्यालय बनी है अभी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद में, जिसका नाम है मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, वहां से हैं यदि, तो उन सब के लिए यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं में सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का उत्तर ही एग्जाम में देना है। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि आप भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी चुनौतियां पेपर को पढ़ते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। यानी कि आज के जो प्रश्न हैं ये आपके विषय वस्तु और सिलेबस को कवर करते हुए आपको आगे ले चलने वाले हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर और समझते हैं एक एक प्रश्नों को और उनके उत्तर को कि क्या है। दोस्तों, प्राचीन शिक्षा पद्धति की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां आती हैं, जिसको हम वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति या प्रणाली कहते हैं, दूसरी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली या पद्धति, तीसरी मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं ये पूरी तरह से वैदिक कालीन शिक्षा पर आधारित हैं। बाकी जो बौद्ध काल है, मुस्लिम काल है, उनको हम आगे की कक्षाओं में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या नाम है। देखो, यहां पर हमने लिखा है विकल्प ए ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली, फिर वैदिक शिक्षा प्रणाली, फिर गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली और डी ऑप्शन दिया हुआ है सभी। यानी कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली था उसका नाम या उसका उपनाम या उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो आप कह सकते हो ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, और आपका जो उत्तर है ये सही होगा डी, यानी कि सभी। हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को इन तीनों नामों से जानते और समझते हैं। आप इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कह सकते हो। अब आइए सभी विकल्पों पर हम नजर डालते हैं। ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का ही आधिपत्य था, वही शिक्षण कार्य करते थे। फिर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हम वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करते थे और यह लगभग लगातार 2000 वर्षों तक प्रचलन में था। फिर गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय की शिक्षा प्रमुख रूप से गुरुकुलों में दी जाती थी और उस समय हिंदुओं का बोलबाला था, इसलिए प्राचीन शिक्षा प्रणाली को हिंदू शिक्षा प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। दूसरा प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा कितने स्तरों में बटी थी। यानी कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति उसको कितने भागों में बांटा गया था। विकल्प पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 5। तो आप इसको 2 के साथ जाएंगे, यानी कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो 2 स्तरों में विभाजित थी, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो कई स्तरों में बटी हुई है। यानी कि 2020 की बात करें तो उसके अनुसार अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर प्राथमिक शिक्षा है, फिर पूर्व माध्यमिक शिक्षा है, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा है और हायर एजुकेशन। तो वर्तमान समय में शिक्षा स्तर को कई स्तरों में बांटा और देखा जाता है।
लेकिन प्राचीन समय में केवल शिक्षा स्तर कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में। चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 3, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा बालक कहाँ प्राप्त करते थे? विकल्प दिए हुए हैं आपको, स्कूल, गुरुकुल, परिवार, मठ। इसमें से जो विकल्प सी है वो सही है, यानी कि परिवार। देखिए परिवार, विकल्प सी सही है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मिलती थी बालक को? परिवार में। आज भी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? घर से ही। प्रश्न नंबर 4 पे नजर डालते हैं। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन सा है? देखो भाई, वैदिक काल में बहुत सारे संस्कार होते थे, उन सभी संस्कारों को हम क्रमशः जानते और समझते चलेंगे। अब देखो इसमें है उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, सभी। तो सब तो होता था, लेकिन यहाँ पूछ कह रहा है प्राथमिक शिक्षा के समय। प्राथमिक शिक्षा के समय, पिन चेंज कर लेते हैं, पहले चल रही है। तो अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की समय की बात करें तो वहां हम करते थे विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 5वां प्रश्न है, विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष पर किया जाता था? फिर विकल्प आपको देखने को मिल रहा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसमें का विकल्प ए सही है, 5 वर्ष। यानी कि विद्यारंभ संस्कार बालक को 5 वर्ष पर कराया जाता था। यदि हम विद्यारंभ संस्कार की बात करें तो जब बालक 5 वर्ष के हो जाते थे तो कुल पुरोहित को बुलाकर बच्चे को नया वस्त्र धारण कराया जाता था और उसको गुरु के सामने, यानी कि कुल पुरोहित या जो ब्राह्मण आते थे विद्यारंभ संस्कार करवाने के लिए, उनके सम्मुख बैठा दिया जाता था और चावल बिछा दिया जाता था। फिर वो जो गुरु आते थे वो बच्चे की उंगली पकड़कर वर्णमालाओं को लिखवाते थे या वर्णमाला के अक्षरों को बनवाते थे और वहीं से बालक को पढ़ना लिखना सिखाया जाना प्रारंभ कर दिया जाता था। इसीलिए इसको कहा जाता है विद्यारंभ संस्कार। कब होता था? 5 वर्ष की अवस्था पर, है ना। और कुल पुरोहित इसको करवाते थे। आइए प्रश्न संख्या 6 पे नजर डालते हैं। लिखा है वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विकल्प आपको मिल रहा है महाविद्यालय, बी कॉलेज, सी गुरुकुल, डी सभी। तो आपको जाना है किसके साथ? गुरुकुल में, क्योंकि हम जान चुके हैं शिक्षा हमारी 2 स्तरों में बटी थी। एक तो प्रारंभिक शिक्षा थी, दूसरी उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा घर से शुरू हो गई और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में शुरू होती थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुरुकुल में सभी वर्ण के बच्चों के प्रवेश की आयु क्या थी? यानी कि उस समय जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग प्रमुख रूप से पढ़ते थे वो कब गुरुकुल में प्रवेश करते थे, उनकी आयु क्या थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष या अलग अलग? तो सबकी आयु अलग अलग थी, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी कि हर वर्ण के बच्चों को अलग अलग आयु स्तर पर प्रवेश दिया जाता था गुरुकुलों में। अब जितने भी प्रश्न हमारे हैं सब पिन पॉइंट हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, क्रमशः हैं, पढ़ने में बहुत ही आसान और समझ को विकसित करने वाले हैं। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य बच्चों के प्रवेश की आयु क्या क्या थी? अब देखो विकल्प ए में लिखा है 6, 7, 8, बी में है 6, 8, 10, सी में है 8, 10, 12 और डी में है 10, 12 और 14। तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको क्रमशः 8, 10 और 12 वर्ष की अवस्था में प्रवेश दिया जाता था गुरुकुलों में, यानी कि विकल्प सी हमारा सही है। जो ब्राह्मण कुल के बच्चे होते थे उनको 8 वर्ष में प्रवेश मिल जाता था, क्षत्रिय को 10 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष। और गुरुकुल में उस समय जो शूद्र वर्ण के बालक होते थे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, गुरुकुल प्रवेश का संस्कार है, यानी कि गुरुकुल में जब प्रवेश होता था तो कौन सा संस्कार कराया जाता था? विकल्प ए उपनयन, बी समावर्तन, सी विद्यारंभ, डी पवज्जा। तो उस समय आपको उपनयन संस्कार देखने को मिलता था, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार करवाया जाता था। फिर देखिए यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 10, उपनयन का क्या अर्थ होता है? विकल्प ए समीप लाना, विकल्प बी बाहर जाना,
विकल्प सी स्कूल जाना, विकल्प डी दूर जाना। तो जो उपनयन है उसका अर्थ होता है समीप लाना, यानी कि जो शिष्य होते थे वो गुरुकुल में गुरुओं के समीप जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे, इसलिए इसका अर्थ होता था समीप लाना। और जो उपनयन संस्कार होता था इसमें जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसके गृहस्थ जीवन के कपड़े यानी कि जो घर से पहन के जाता था उसको हटवा दिया जाता था, उसको गुरुकुल वाले वस्त्र पहनाए जाते थे, नहला धुला के उसको यज्ञ वेदी के सामने बैठाया जाता था, गुरु लोग आते थे, यज्ञ आदि के माध्यम से उसको उपनयन संस्कार दिलवाते थे, जिसमें उसको समिधा और मेखला धारण करवाई जाती थी। यानी कि समिधा की अगर हम बात करें तो समिधा यानी कि यज्ञ वेदी के सामने बैठाकर उसके हाथ में हवन सामग्री, यज्ञ की लकड़ियां इत्यादि दी जाती थी और मंत्रों के साथ उसको आहुति देनी पड़ती थी। और जो मेखला है वो कट सूत्र यानी कि करधनी होती है, करधन धारण करवाया जाता था, फिर जनेऊ धारण होता था और बालक से एक प्रश्न किया जाता था कि तुम किसके शिष्य हो, संस्कृत में कहा जाता था तो वह कहता था भवतः यानी कि आपका, है ना। तो ये चीजें सब उपनयन संस्कार में होता था। फिर अगला प्रश्न है 11 नंबर, समावर्तन संस्कार कब होता था? तो विकल्प ए 21 वर्ष, बी 23 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 27 वर्ष। तो इसका उत्तर सही है विकल्प सी 25 वर्ष। एक निश्चित समय तक यानी कि 24 वर्ष तक गुरुकुल में बालक जब वेद शास्त्रों और ज्ञान का अध्ययन करता था, उसके बाद 25वें वर्ष पर उसके समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था और यही उसको उपदेश दिए जाते थे। समावर्तन का अर्थ होता है घर वापस जाना, यानी कि आपकी एक निश्चित समय की अध्ययन पूरा हो चुका है, अब आप घर जाइए और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रमुख उपदेश दिए जाते थे कि आपको आजीवन विद्यार्थी बने रहना है, आपको विद्या अध्ययन में आलस्य नहीं करना है और अपने पितृ ऋण देव ऋण से उऋण होने की कोशिश करनी है। जो इस समय का हमारे दीक्षांत समारोह होता है वही प्राचीन समय का समावर्तन संस्कार होता था। एक निश्चित आयु की शिक्षा पूरी करने के बाद बालक घर वापस जाते थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र। देखो विकल्प ए में है तक्षशिला, बी में है मिथिला, सी में है प्रयाग और डी में है काशी। यदि हम इन सब की बात करें तो सब वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के केंद्र हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है प्रमुख केंद्र। तो जब प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो आप तक्षशिला के साथ जाएंगे, यानी कि तक्षशिला जो है वो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का प्रमुख केंद्र है। अब देख लो यह प्रमुख केंद्र क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको विश्व का लगभग पहला और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह तत्कालीन समय में भारतीय क्षेत्र में था, लेकिन अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यहाँ पर अगर हम विषयों की बात करें तो युद्ध कला, चिकित्सा, राजनीति इत्यादि बहुत ही अच्छे और उच्च कोटि के विषय पढ़ाए जाते थे। और यहाँ के अगर हम छात्रों की बात करें तो अपने भारतीय जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं और चाणक्य जी हैं वो सब यहीं के छात्र हैं, इसलिए तक्षशिला को वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस छोटी सी क्लास में हम लोगों ने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और समझा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह प्रश्न जरूर ही पसंद आए होंगे और परीक्षा की दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में आवश्यक रूप से देखने को मिल ही जाएंगे। यदि आपको चीजें पहली बार में समझ नहीं आई होंगी तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अपने जरूरतमंद दोस्तों को यह वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को लाभ मिले और सब शिक्षा से प्रभावित हों।